6 है और कैपिटल ऑडिट आज भी सर चैप्टर 6 को वाइंड अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट पढ़ी थी हमने, क्लास आगे बढ़ने से पहले आज हम एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो कल के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर इस चैप्टर में से आल्दो इस चैप्टर में से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, थ्योरी का रट्टा बेस होता है, अगर यहाँ से केस स्टडी आनी हुई तो वो वाहिद के डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाले पॉइंट में से ही किसी को केस स्टडी दे देगा। तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास 10 डिफरेंट पॉइंट्स थे। एक तो मैं क्लियर कर दूं एक चीज, अगर एक बंदा किसी कंपनी का ऑडिट करने से डिस्क्वालिफाइड है, क्या ये बात उस कंपनी तक महदूद रहेगी या उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरीज अदर सब्सिडरीज पे भी एप्लीकेबल होगी? सब पे होगी। अगर किसी फर्म का एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई है तो क्या वो सिर्फ एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई होगा या पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होगी? पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई। ये दो बातें हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बोल देगा अच्छा एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो दूसरे को रखिए। आप फर्म कहेंगे कि नहीं अगर पार्टनर डिस्क्वालीफाई है तो पूरी फर्म ही डिस्क्वालीफाई होगी। हमने बात की शेयर्स के हवाले से, तो शेयर्स ये जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाले 2 पॉइंट्स हैं, एक स्पाउस का डायरेक्टर होना, एक बंदे के पास शेयर्स का होना। अब शेयर्स वाली बात कंप्लीटली दोबारा सुनिए। अगर किसी पार्टनर के पास ऑडिट क्लाइंट के शेयर्स हैं या उसके स्पाउस के पास शेयर्स हैं या उसके माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं तो वो डिस्क्वालीफाई है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपॉइंट कर लिया आपने लेट्स से एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फिर क्या जिम्मेदारी है उसके पास? डिस्क्लोज एंड डिस्पोज डिस्क्लोज एंड डिस्पोज विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। डिस्पोज का मतलब क्या है? वो शेयर्स को आपने थर्ड पॉइंट जो ज्यादातर टेस्ट हुआ है वो आपका इंडेट कर्जदार वाला पॉइंट, कर्जे वाला पॉइंट। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादातर टेस्ट हो चुका है वो एम्प्लॉय वाला पॉइंट। हाँ, एम्प्लॉय वाले 2 पॉइंट्स थे। एक में था कि आप डायरेक्टली उस क्लाइंट के एम्प्लॉय या डायरेक्टर ना हो प्रीवियस 3 इयर्स तक। एक था कि आप कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉय के एम्प्लॉय ना हो। इसमें पास 3 इयर्स वाली बात, इसमें करंटली बात बेशक साथ मेंशन कर लें। आपका जो बुक में पॉइंट नंबर बनता है 5 इसे लिख दें करंटली, पास नो पास 3 इयर्स, इससे लिखते करंटली करंटली मना कर रहा हूं सर, वैसे कह रहे हो फिर थोड़ा टाइम ले एक बात ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने एक बात क्लोज की थी, 2 किस्म के लोग ऑडिट कर सकते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 3 किस्म की कंपनीज ऑडिट करेंगे, पब्लिक कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी है और ऐसी प्राइवेट कंपनीज का पेटेंट कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा है। इन 3 का एक ही बंदा कर सकता है, वो कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड अदर कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। ज्यादा बात कर अब इससे देखिए, अब आपको पता है ना कंपनी टू कंपनी एक्टिविटीज वगैरह वेरी करती हैं। कुछ कंपनीज ट्रेडिंग बिजनेस कर रही होती हैं, कुछ सर्विसेज बिजनेस कर रही हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ये जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हैं ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करती है? प्रोडक्ट को बनाती हैं, पहले मटेरियल खरीदती हैं, उन पे प्रोसेसिंग होती है, फिर उस पे फिनिश्ड प्रोडक्ट में फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके उसको बेच के अपना मुनाफा कमा लेते हैं। अब ऐसे ये बेसिकली इनके जो अकाउंट्स मैनेज होते हैं ये बेसिकली कह रहे हैं ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स बेसिकली उन कंपनीज के बनते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात हमारा पहला टॉपिक क्या है? ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। ये कॉस्ट अकाउंट्स कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनीज जो क्या कर रही हैं? एंगेज है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर माइनिंग एक्टिविटीज में। ये सारे अपने गोल से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स। ये सिंपली जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। आप इसे सीएमए किस का पास है, कौन पढ़ रहा है? आप सब सीएमए से वाकिफ हैं? इस स्टेज पे आके आपको पता तो होगा सीएमए पढ़ा तो होगा। ये देखो
सीएमए में बेसिकली क्या था, सीएमए क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। वो क्या करता है आपको, वो आपको सिखाता है कि एक प्रोडक्ट जो आप तैयार करते हैं, एक फिनिश्ड गुड जो होता है, उसमें मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उसे, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर खर्चे, जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अच्छा अब दोबारा सुनो गौर से, सीएमए पढ़ाने जब टेस्ट कर रहा हूँ, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ओवरहेड्स, गुड। वेजेस ऑफ लेबर, वेजेस ऑफ लेबर, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, तो व्यापार, यानी कि थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज से आपको याद है सीएमए की। अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उन्होंने क्या सिर्फ मटेरियल का हिसाब किताब रखना है या लेबर का भी रखना है? क्या मटेरियल लेबर का रखना है या अदर जो इनपुट्स हैं या अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट है उनका भी हिसाब किताब रखना है? तो पहले तो ये कंपनी जो इन काम में इन चार तरह के किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी तो कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करेगी, अपने कॉस्ट अकाउंट। अच्छा इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, अपने मटेरियल की यूटिलाइजेशन, लेबर की यूटिलाइजेशन और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट एंड अदर इनपुट्स। इस यहां बेसिकली अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, अदर इनपुट्स को मैं कह सकता हूं ये ओवरहेड्स की बात हो रही है, ओवरहेड्स की बात हो रही है। तो तीन किस्म के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मटेरियल का हिसाब किताब, लेबर का हिसाब किताब और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट या अदर इनपुट्स या ओवरहेड्स जो है इसका हिसाब किताब उन्होंने मेंटेन रखना है। ये तो कंपनी ने मेंटेन रखना है, अभी ऑडिट नहीं हो रहा, अभी तो बताया जा रहा है कि इन्होंने रिकॉर्ड्स कौन से रखने हैं। अब बारी आती है इनकी ऑडिट की। इनको इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे, क्या क्या रखा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इन्होंने क्या रखा होगा, बताओ ना। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या रखा होगा, बताओ। कॉस्ट अकाउंटिंग पर्सन कॉस्ट रखी होगी, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक मटेरियल घूमो, वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मेंटली प्रेजेंट हो, बैठिए इधर अपने दिमाग में क्या हो रहा है। अभी तक हमने क्या सीखा, कॉस्ट अकाउंट्स किन कंपनीज ने रखने हैं, कौन सी कंपनीज को होता है कॉस्ट अकाउंट में करना, चार बातें, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, माइनिंग, इन्होंने रखे। अच्छा कौन से तीन रिकॉर्ड रखने हैं, मटेरियल, लेबर, अदर इनपुट्स या आइटम्स ऑफ कॉस्ट। अब इनका करना है क्या, ऑडिट, जो कॉस्ट अकाउंट में। अच्छा दो तरह की बातें हैं, कब करना पड़ेगा ऑडिट, कौन करेगा ऑडिट, ये दो बातें, कब और कौन। आपको मैं बता दूं जो कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जो कंपनीज, उनके ऑडिट कंडक्शन का ऑर्डर कमीशन देता है। उनके ऑडिट कंडक्शन का ऑर्डर कौन देगा, व्हेनेवर कमीशन रिक्वायर करे, व्हेनेवर कमीशन बोल डायरेक्शंस दे तो आपने ऑडिट करना होगा, पहली बात। अच्छा कमीशन खुद से देता है या कमीशन भी किसी से रिकमेंडेशंस लेता होगा। कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, बात को कोई सुन ले, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कमीशन को रिकमेंडेशंस देती हैं कि कमीशन हमारे तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि जो फलां कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन कर रही है ना, फलां कंपनी जो माइनिंग में लगी हुई है, इसका ऑडिट होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेट डिसीजन या डायरेक्शंस कौन देगा, कमीशन देगा। तो हम यहाँ पे इसमें लिखा क्या होगा, यहाँ पे कब करना है, इफ ऑर्डर्ड बाय द कमीशन, किस मैनर में करना है, मैनर को स्पेसिफाई कर देगा। लेकिन यहाँ पूरी बात सुने, कमीशन भी कब, कमीशन क्या लेगा, रिकमेंडेशंस किससे लेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एससीपी हो गया जी, आपको एससीपी हो गया, कमीशन रिकमेंडेशन किससे लेगा, एससीपी और कमीशन एक ही बात है। देखो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऐसे भी तो होते हैं, कुछ अथॉरिटीज को मतलब डेलीगेशन की होती है वर्क की। अब कमीशन तो एज अ होल सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स वाली कंपनीज को तो नहीं देख रहा, वो तो कंपनीज एक्ट से बनी हुई कंपनीज को भी देख रहा है, ओवरऑल उसका बहुत ब्रॉड रोल है, स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट कर रहा है। उसने अपने काम को डेलीगेट करके कुछ अथॉरिटीज को काम किया हुआ है कि वो कॉस्ट अकाउंट्स वालों के लिए सिर्फ कुछ अथॉरिटीज बनाई गई है कि वो कॉस्ट अकाउंट्स वाली कंपनीज को देखे और रेकमेंड करे कि उनके मुताबिक किन किन का ऑडिट होना चाहिए, किन का नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ अथॉरिटीज बनाई है। तो उनकी रिकमेंडेशंस आती हैं और रिकमेंडेशंस की बेस पे कमीशन फिर जो है ऑर्डर देता है कि आया ऑडिट करना है कि नहीं करना, और साथ में क्राइटेरिया भी बताएगा मैंने तो किस तरह से करना है। जी आपका सवाल है सर, मैं क्लियर हो गया, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकता है वो डेलीगेट ना होने को और भी हो सकती है, जैसे स्टेटमेंट तो पाकिस्तान में फिक्स लेना है ना नहीं है, इस तरह से और भी हो सकती है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इटसेल्फ एक बॉडी है, और उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसने खुद बनाई हुई है अपने लिए, वो एक अलग डिस्कशन है। आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अलावा भी कोई रिकमेंडेशंस दे सकता है किसी को? नहीं देखना जब आप रेगुलेटरी अथॉरिटी का बेसिकली कमीशन को देंगे यानी कि Yes. कमीशन के अंडर काम हाँ, है, बिल्कुल। उसको नहीं मिल सकता। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि कमीशन को कोई और करे, नहीं वो नहीं जो वो जिसमें उनको डेलीगेट है वो नहीं और देखो ऐसा ये है कि कौन कितनी सरदर्दी ले, पहली बात तो ये हर बंदा वो काम करता है जो उसको डेलीगेट कर दिया गया। सेकंड थिंग कि कमीशन ने खुद डेलीगेट किया अथॉरिटीज को, तो आपने उस अथॉरिटी की कॉम्पिटेंसी पे शक नहीं करना। असल में बात ये है कि वो अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट है, कमीशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद एनालाइज करे कि आया ऑडिट कराए कि नहीं कराए। उन्होंने कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करके अपने अंडर ही एक डिपार्टमेंट बना दिया और उनके हवाले काम करते कि आपको जब जरूर लगेगा हमें बता दीजिएगा। इस तरह होता है। एक होते हैं वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो भी वैसे ही काम करते हैं जिस तरह कमीशन ने करना होता है, तो कमीशन ने अपना काम आसान कर दिया। चीज़ों को सिंपल रखते हैं। ये इतना सवाल आ चुका है आपके पास पर का 2020 में आया, ज़्यादा देर नहीं हुई। 2020 में सवाल आया था, इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉस्ट ऑडिट। क्या है रिक्वायरमेंट फॉर द कॉस्ट ऑडिट? company should be engaged in production, processing, manufacturing or mining activities. क्या वो रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट ये है कॉस्ट ऑडिट कब होगा? Whenever ordered by the SECP after obtaining recommendations by the regulatory authorities in the manner specified. Conduct audit in the manner specified. जी, इस सवाल का दूसरा पहलू भी था। ये 2020 में 4 नंबर का सवाल है, उसने कहा कब करना है ऑडिट? हमने कहा जब रेगुलेटरी अथॉरिटी रिकमेंडेशन देगी, SECP ऑर्डर दे देगा, स्पेसिफाइड मैनर में ऑडिट करना है। दूसरा पहलू था कि द पर्सन ऑथराइज्ड टू कंडक्ट इट, कौन करेगा? 4 किस्म की कंपनीज है ना, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड माइनिंग। इनका ऑडिट कौन कर सकता है? तो इनके ऑडिट 2 तरह के लोग कर सकते हैं। पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कर सकते हैं और दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ज्यादा बेहतर क्या है, कौन करे? कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स करें, क्योंकि आपको पता है हम सिर्फ एक बार सीए में पढ़ते हैं। आपको बता दूं आईसीएम में कुछ 4 से 5 पेपर से कॉस्ट अकाउंटिंग है आईसीएम में 4 तो हैं। इस तरह हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, आईटीए, फिर एफआर 1, एफआर 2, फिर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर एमएससी भी आगे उसका टच आता है। इस तरह उनके सीए में इसकी कॉस्ट है जो 4-5 पेपर टेस्टिंग होती है, तो ज्यादा बेहतर मेरे हवाले से या हमें लगता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी करें। लेकिन क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सीए का पता होता है कि नहीं होता? पता होता है, बिल्कुल पता होता है, वो भी कर सकते। तो दुआ करते हैं कि अगेन 4 नंबर का सवाल आ जाए इस तरह कि वो पूछ ले कब करना है कॉस्ट अकाउंट्स वाला ऑडिट और किसने करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोनों, कब और किसने करना है। अच्छा एक बात और है, ज्यादातर ऑडिट जिनका होता है कॉस्ट अकाउंट्स वाला को होता है या बाकी कंपनीज का होता है जो ट्रेडिंग कर रही है बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज में? ट्रेडिंग और सर्विस वाला का ज्यादातर ऑडिट हमारे सिलेबस में 90% केसेस वही है। अब एक ऑडिटर है, लेट्स सपोज लड़कों में से एक ऑडिटर उस्मान है, वो ऑडिट कर रहा है ट्रेडिंग कंपनी वाले का, कोई ट्रेडिंग कंपनी नेस्ले का कर रहा है। नहीं नेस्ले ट्रेडिंग का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी का नाम तो जो बहुत मशहूर हो, सारी मैन्युफैक्चरिंग नजर आ रही है ट्रेडिंग कोई एनीवन कोई कंपनी सारे बना के थे स्टॉक की। अगर आज ही आपको कह दे सेंटोरस कॉमर्स कहते हैं कि हमारे सेंटोरस मार्क ऑडिट करो, स्मॉल है तो सेंटोरस के आप लाहौर में प्रैक्टिस मॉल सुना क्या उनको ऑडिट किया? प्रैक्टिस मॉल का नाम सुना क्या? उसको ऑडिट किया मैंने से सीधा पढ़ा, वो ऑडिटर था उसका। होटल ले वो तो सर्विस बिजनेस। अच्छा होटल सर्विस कर रहा है क्या? होटल वाला मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता क्या? सर्विस इंडस्ट्री है जो खाना बना रहा है नहीं जो फूड है वो सर्विस है। क्या वो रॉ मटेरियल चिकन परचेज नहीं कर रहा? रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, चिकन प्रोसेसिंग करके फिनिश को कढ़ाई बेच नहीं रहा? वो तो एक सेगमेंट है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है बस उसके खिलाफ जाते हैं। Give me some proof. Give me some solid proof के जो होटल्स है वो सर्विस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। लेके आना प्रूफ देना व्हाट्सएप पे दे देना, बुक्स ये लिखा हुआ है बराबर। चले ये गया किसी कंपनी को ऑडिट करने जो था बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी, चीजें बनी बनाई चीजें बेचना। इस तरह के कोई सुपरमार्केट है, कोई कैश एंड कैरी स्टोर है, इस तरह किसी स्टोर को ऑर्डर करने चला गया मेट्रो शूज वगैरह चला गया बस।
यहाँ से हानि को हमें भेजा मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग जिन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन की थे उस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं। अब ज्यादातर हमारी नजरों में ज्यादातर वैल्यू किसकी होती है? जो कॉस्ट अकाउंट्स का नहीं, जो वैसे ओवरऑल बाकी कंपनीज को ऑडिट कर रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है हमारा, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, वैसे है दोनों एक्सटर्नल ही, लेकिन बैंक को ऑडिट करने चला गया, लेट्स सपोज बैंक को ऑडिट कर किया या किसी कंसल्टेंसी चले हाँ यूफॉर्म ऑडिट करने चला गया, पीटीसी ऑडिट करने चला गया, तो ज्यादा वक्त हमें लगता है किसकी ज्यादा पावर होगी। लेकिन आपको कानून स्टैंडर्ड कहता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि बेशक आप कॉस्ट अकाउंट्स वालों का ऑडिट करो या किसी का भी ऑडिट करो, कॉस्ट अकाउंट वालों का जो ऑडिट कर रहा है उनको अपने हल्के में नहीं लेना, उनके पास वही पावर्स एंड ड्यूटीज हैं जो अगले के पास है, और उनकी भी वही राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो अगले की है, यानी सेम इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों ऑडिटर्स सेम। ये बात जरा आपकी बुक में लिखा हुआ है, नोट एक नोट दिया हुआ है एंड पे, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है सच ऑडिटर कौन से वाले? जो कॉस्ट अकाउंट्स वाला ऑडिट कर रहे हैं। सच ऑडिटर शैल हैव सेम पावर्स, सेम ड्यूटीज, सेम लायबिलिटीज एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। जो ऑडिटर ऑफ द कंपनी था उसके पास जो पावर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज थी वो इनकी भी है, एंड सच अदर पावर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, राइट्स में कोई फर्क नहीं है जी। ये इन कंपनीज का पेटर कैपिटल की चलाना नहीं से पैसे में कर सकते हैं जिन कंपनीज का हाँ जो भी अगले बात हुई है जी, तो वो पे पावर से